नमस्कार, टीसीपी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज 1 मार्च है। 1 मार्च यानी कि वो दिन जब छत्तीसगढ़ में बजट पेश होगा। ठीक 12:30 बजे से बजट पेश होना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री बजट की घोषणा करनी शुरू कर दी है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस बजट के पिटारे से और क्या-क्या निकलेगा। बजट को कुछ और आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे साथ रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब साथ में हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से बजट में कुछ नया होगा और जो टर्म्स होते हैं बजट के वो किस प्रकार होते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बात आती है कि जब बजट आता है, केंद्र सरकार का बजट पिछले महीने आया, आम बजट आया, उसके बाद अब जो राज्य का बजट आ रहा है, इसमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं, सीधे के सीधे आम जनता को प्रभावित करते हैं? मुझे लगता है कि इस सरकार का जो बजट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित होगा। किसानों के लिए वो खजाने का पिटारा खोल सकते हैं गवर्नमेंट, और गाँव में को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको बनाने के लिए बजट में प्रावधान अच्छा हो सकता है। दूसरा, जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी सरकार इसमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन बजट में करने का प्रयास कर सकती है। और दूसरा, युवाओं के लिए इस प्रदेश में अभी कुछ सरकार के द्वारा किया नहीं गया है, जबकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोज़गार देने के लिए, युवाओं को भत्ता देने के लिए, युवाओं के लिए कुछ नया करने के लिए घोषणा पत्र में प्रावधान किया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझको लगता है कि इस बजट में युवाओं के लिए भी कुछ नया प्रयोजन डाल सकते हैं। जैसे कि विभिन्न पत्रिकाओं से पढ़ने को मिलता है कि ये विभिन्न ज़िलों में, विभिन्न क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र दोनों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहे हैं। तो मेरा कहना है कि भारत देश अंग्रेज़ों का देश नहीं है, ये भारत देश भारतीयों का देश है। और यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तुलना में बेहतर होता कि मुख्यमंत्री जी कुलगुरु की स्कूल खोलते, छोटे बच्चों से लेकर के संस्कार देने की बात समझते, और वो भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत जो हमारी शिक्षा है उसके संदर्भ में सरकार सोचती। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम से बेहतर जो है कुलगुरु के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे अच्छे राष्ट्र के नागरिक बनते, अच्छा राष्ट्र के लिए समर्पित होते, और विश्व लेवल में एक अच्छा भविष्य हमारे प्रदेश का हमें देखने को प्राप्त होता। अक्सर ये देखा जाता है कि जब बजट आता है तो आम जो जनता रहती है उसे थोड़ी इस चीज़ से दिक्कत होती है और कुछ समझने में कठिनाई होती है कि किस तरीके से ये बजट है जो आया है वो कौन-कौन से क्षेत्र हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। हालांकि स्वास्थ्य, शिक्षा सभी के लिए एक बजट लाया जाता है, मगर अगर बस्तर अंचल की बात करें तो बस्तर अंचल में किस तरीके से बजट को देखा सकता था पिछले बार की तुलना में? इस सरकार का तीसरा बजट होगा। देखिए, अभी प्रदेश के मुखिया बस्तर के दौरे पर भी थे, सरगुजा के दौरे पर भी थे, और छत्तीसगढ़ का जो साउथ पार्ट है और नॉर्थ पार्ट है और सरगुजा और बस्तर है, और यहीं पर अधिकांश जनजातीय सेंट्रल प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में और हमारे प्रदेश में यहीं पर अधिकतम जनजाति रहती हैं। मुझको लगता है बजट प्रस्तुत करने के पहले इन क्षेत्रों का दौरा उन्होंने जनजातीय अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया होगा, और आशा करता हूं कि वो अपने बजट में इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वह कुछ नया प्रावधान उनको करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने बात कही थी कि मानव को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश सरकार अपने बजट में सरगुजा और बस्तर के जनजातीय युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि उन गरीब और सीमांत छात्रों के लिए, सीमांत परिवारों के बच्चों के लिए अगर शिक्षा के लिए अच्छा बजट एक मैदानी इलाकों से हटकर अगर प्रावधान कर सके, तो मैं समझता हूं कि सरगुजा और बस्तर दोनों क्षेत्रों के लिए एक अच्छी पहल होगी, एक अच्छा वहाँ पर बजट का प्रावधान होगा। तो वहाँ के लोग पढ़ सकेंगे, रोज़गार मिल सकेगा, उनकी आय बढ़ सकेगी, और अन्य प्रदेशों की तुलना में, अन्य क्षेत्रों की तुलना में वहाँ के नागरिक, वहाँ के बच्चे भी अच्छे भावी नागरिक बन सकेंगे। सर, एक बात और आती है कि औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो कोरोना काल का लंबा समय बीता है। अब ऐसे में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो कहीं ढलते भी दिखाई देते हैं। हालांकि ये बात बार बार सरकार कह रही है कि कोरोना काल के समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर या बाकी चीज़ों में कोई गिरावट नहीं आई है प्रदेश में, हमने अच्छा काम किया है, मगर अब भी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो काफ़ी डल दिखाई देते हैं, गिरा हुआ एक माहौल दिखाई देता है। तो ऐसे में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का जो बजट है, आर्थिक संकट के दौर में जो प्रस्तुत करना, जो अभी समय जो आर्थिक चुनौती है, हम देखेंगे कि राजस्व व्यय बढ़ते जा रहे हैं और इस पर जो राज्य पर जो भार है, वो वित्तीय भार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है अपनी चालू व्यय को खर्च करने के लिए। ऐसी स्थिति में यदि सरकार बजट प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। हम ये अभी नहीं कहना मुश्किल होगा कि सरकार के बजट से क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, पर उम्मीद करते हैं कि सरकार निश्चित ही इसमें अपना समावेशी बजट को बनाने का प्रयास करेंगे, सभी क्षेत्र को ध्यान देंगे, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि आपने कहा कि उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उद्योग निश्चित ही राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं और जैसे कि अभी सरकार ने मतलब देखे कि जो हमारे ऑटोमोबाइल में ये अभी नई अर्थव्यवस्था पर जो मंदी का दौर नहीं आया, उसका मेन कारण है कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो किसानों पर जो उसका धान का जो राशि अंतर राशि है, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत देने की सरकार जो प्रावधान रखे हैं, निश्चित है उसका प्रभाव इसमें पड़ा है और यही कारण है कि सरकार की कुछ योजनाएं भी है जो शायद इसके वजह से हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को उतना मंदी से मतलब प्रभावित नहीं कर पाया है जो अन्य राज्यों के तुलना में। एक बात और आ रही है, हालांकि आपने बजट की बात कही, अर्थव्यवस्था की बात कही, तो ये भी देखा जा रहा है कि लाख करोड़ से गिरकर 1000 करोड़ में आ सकता है बजट, 95 से 98 हज़ार करोड़ का बजट हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही एक बात ये उठती है कि बच्चों के लिए नए तरीके से इस बार चाइल्ड बजट पेश किया गया है, कहा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड होगा, स्वास्थ्य शिक्षा इन सब चीज़ों का होगा, तो इस चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? निश्चित ही जैसे कि मैंने कहा कि राजस्व व्यय बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के जो अभी मंदी काल जो दौरान चले पूरे विश्व में आए तो निश्चित ही राज्य के अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। तो एक तरफ राजस्व आय कम हो जा रहा है, उस पर व्यय के दबाव बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तो इसका जो प्रभाव है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। वित्तीय चाइल्ड बजट अलग से लाया गया है, ठीक है, इन सब चीज़ में जो जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सबको इंटीग्रेटेड फॉर्म में रखा गया है, तो क्या इसका अलग से कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में? निश्चित ही इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए असर मिलेगा कि सरकार जब भी योजना लाते हैं तो इनका प्रभाव अभी असर के बारे में कितना प्रभाव पड़ेगा ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक सरकार जब हम देखेंगे जब से आज़ादी हुआ है या जब से हमारे राज्य की स्थापना हुई है, बजट में जो हर मदों पर व्यय बढ़ते जा रहे हैं, पर जो उनका इम्पैक्ट प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की जाती है। जब भी बजट बनाते हैं तो जिस भी मतलब क्षेत्र रहते हैं तो उसके लिए बजट उत्तरदायित्व होना चाहिए कि सही व्यक्ति पर सही गुणवत्ता के साथ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। यदि चाइल्ड बजट हम बनाए हैं, हम देखें कि आज कुपोषण है, बच्चों को शिक्षा है और आदिम जाति बहुल क्षेत्र है, तो निश्चित ही सरकार का ध्यान इस पर जाएगा, ये आवश्यक है। अब देखना है कि इस बजट के माध्यम से उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए सरकार को मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। कैसे हम सरकार इस पर ध्यान देते हैं, और ये इसलिए अभी कहना जल्दबाजी है कि इसका बजट इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, पर चूँकि हम लोग आशावादी हैं तो ये कह सकते हैं कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये अच्छी बजट है। सर ने कृषि शब्द का उपयोग किया तो उससे याद आता है कि 80 दिनों से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान पूरे देश में रास चल रहे हैं, मगर ऐसे छत्तीसगढ़ में जब बजट पेश हो रहा है तो किसानों के लिए क्या इस बार कुछ हो सकता है? देखिए, ये सरकार किसानों के लिए अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, परंतु जो घोषणा पत्र में वो अभी ये सरकार करने का प्रयास कर रही है और अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। कई सारे वादे हैं जो पूरे ही नहीं किए। हाँ, तो उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि प्रदेश के मुखिया इस बार बजट में कृषि, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण सड़क और किसानों के बोनस से संबंधित भी कुछ चीज़ें, क्योंकि जो बोनस उनको पिछले साल देना चाहिए था, बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको आज तक नहीं मिला है। इस वर्ष का भी जो बोनस होना चाहिए वो नहीं उनको प्राप्त हुआ है। तो जो घोषणा पत्र में है उस बोनस की बात हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बजट में अपने राजकोषीय की जो राशि है, राजकोषीय की जो सीमा है, उसको देखते हुए सिंचाई, सड़क और कृषकों के लिए बोनस और एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं उनके लिए भी सरकार कुछ न कुछ प्रावधान करने का प्रयास करेगी, ऐसा मेरा मानना है। दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण आती हैं, एक शिक्षा, एक रोज़गार।
शिक्षा के क्षेत्र में पिछले बार सरकार ने काम किया है, घोषणा पत्र में भी अपने लाया था चीज़ें, मगर लगातार जो शिक्षक हैं उनका प्रदर्शन जारी है। ठीक है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज़गार के लिए बार बार उठा रहे हैं, परीक्षाओं में विलम्ब, इस सब की चीज़ें आती हैं। तो मगर शिक्षा और रोज़गार के लिए सरकार के पिछले वादों के साथ साथ इस बार क्या सरकार उस वादों को पूरा करते दिखेगी, और किस तरीके के कुछ बजट में हो सकती हैं चीज़ें? हाँ, देखिए, मेरे पूर्व के इकोनॉमिस्ट ने बात कही है कि राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। विकास जहाँ होता है वहाँ राजकोषीय घाटे में भार होता है, और जहाँ विकास है वहाँ राजकोषीय घाटा तो होगा ही होगा। अब सवाल ये है कि उस राजकोष को हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें। अगर 5 आयाम हैं, हमारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, रोजगार है, युवा है, ऐसे 5 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आयाम है, तो उस आयाम में अगर आप कृषि पर ही ध्यान दिए, बाकी आयामों को छोड़ दिए, तो विकास तो रुक जाएगा। एक आपके शरीर के 5 अंग हैं, अगर एक शरीर के एक अंग पर ही आपने ध्यान दिया तो 4 अंग जो होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो विकास, और चाणक्य ने भी बात, कौटिल्य ने भी बात लिखी है कि विकास का जो मापदंड है वो एक ही अंग पर खर्च करना, एक ही क्षेत्र पर खर्च करने का नहीं है, बल्कि जो भी राज्य के नीति के पहलू हैं सभी, उन सब में बराबर बराबर खर्च करना चाहिए। शिक्षा समाज का एक ऐसा आयाम है कि इसको अगर हम सही कर दें, शिक्षा पर हम कर दें, खर्च कर दें सही मायने में। अब आप अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश खोल रहे हैं, मैं इसका टोटल विरोधी हूँ। मेरा कहना है भारत अंग्रेज़ों का नहीं है। आज जितने अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं, जितने बच्चे हमारे अंग्रेजी मीडियम पढ़ते हैं, वो ना अंग्रेजी के हो पाते हैं, ना हिंदी के हो पाते हैं। हमारा भारत गांव में बसता है। गांव के बच्चे कि आप क्षेत्रीय भाषा में करिए ना, छत्तीसगढ़ी भाषा में कर दीजिए, हिंदी में कर दीजिए। अन्य प्रदेशों में है, गुजरात में गुजराती भी जानते हैं, हिंदी भी, अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। उसी तरह से त्रिस्तरीय का जो फार्मूला है उसको आधार मान करके शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि रोजगार उन्मुख हो। अभी मुझे लगता है कि चाहे पूर्ववर्ती सरकारों की बात हो, चाहे वर्तमान सरकार की बात हो, शिक्षा में व्यय के मामले में ओनली ढाक के 3 बात मुझे लगते हैं। कहीं बातें होती हैं, लेकिन आज शिक्षकों को न अमूल चूल उनको वेतन मिलता है, न आईएएस मिल पा रहा है। शिक्षाकर्मी रेगुलर हो गए हैं, लेकिन उनको अभी कोई वेतन नहीं है। तो एक पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी की ज़रूरत है जो आर्थिक नीति को समझे, आर्थिक आयाम को समझे, और उसके आधार पर जो हमारे पास जितना भी राजकोषीय में पैसा है उसको हम सभी क्षेत्र में थोड़ा खर्च करें। एक क्षेत्र को ध्यान देने से दूसरा क्षेत्र बर्बाद होता है। सड़क में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 2 साल में सब सड़कें ख़त्म हो जाएंगी, तो क्या होगा? आपका चलने वाला जो आर्थिक विकास का पहिया है वो धीरे धीरे प्रभावित होगा। तो मेरा कहना है कि एक ही क्षेत्र, किसान पर ही नहीं, शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी, युवाओं पर भी, क्योंकि युवा ही कल के आपके भावी नागरिक हैं। इन युवाओं पर अगर सही शिक्षा नहीं होगी तो कल का अच्छा नागरिक नहीं बनेगा। जब अच्छा नागरिक नहीं बनेगा तो अच्छा राज्य नहीं दिखेगा दूसरे राज्यों में, विदेशों में। तो हमें इन सब चीज़ों पर आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल विचार को परिवर्तन करते हुए, बैक को भी समझते हुए एक पॉलिसी बनाना चाहिए, जिससे कि छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा गुलदस्ता है पूरे भारत में कि ऐसा गुलदस्ता मुझे दूसरे राज्यों में देखने को प्राप्त नहीं होता। हमें सही मायने में, सही समय पे, सही वक्त में सही व्यय करने की आवश्यकता है वित्त प्लानिंग के साथ। अदरवाइज राजकोषीय घाटा तो बढ़ता जाएगा, हर वर्ष बढ़ता जाएगा, क्योंकि विकास का आपका जो पहिया है, विकास का जो आपका ग्राफ है वो आप दिखाते हैं, लेकिन विकास अमूमन रूप में लोगों के जीवन में देखने को प्राप्त नहीं होता। तो हमारे साथ इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चीज़ें सरकार को ध्यान देनी चाहिए, किस तरीके से बजट को खर्च करना चाहिए, राजकोषीय जो घाटा होता है उस पर क्या बातें होती हैं, किस किस तरीके से जो क्षेत्र हैं उनको एक तरीके से मापदंड के तहत लाया जाए और सिर्फ एक क्षेत्र को ही टारगेट ना किया जाए। इन सारी चीज़ों पर, तमाम चीज़ों पर इन्होंने हमें बातें बताई, साथ ही साथ एक नई दिशा दी है। शायद तक जो शिक्षा और रोज़गार की बातें इन्हें कही हैं कि सरकार इन सारी बातों को ध्यान दे तो शायद कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार बजट से जुड़ी खबरों के साथ हम आपके लिए अपडेट रहेंगे TCP24 न्यूज़ पर।